नमस्कार विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्ध करना भाग 4। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि उच्चारण का संबंध वर्तनी से है, इसलिए उच्चारण की शुद्धता के कारण ही हम लोग वर्तनी को ठीक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है रोड? रोड नहीं, रोड रोड नहीं है, वो रोड अ की बारीक ध्वनि है, इसलिए ड के नीचे बिंदी। डगर गलत है, अड़गर नहीं है, अड़गर नहीं है, ये क्या है? डगर है। ड से पहले अ की ध्वनि है तो नीचे बिंदी लगाएंगे। ड से पहले अ की ध्वनि यहाँ पर नहीं है, इसलिए बिंदी हटा देंगे, तभी सही होगा। सड़क, यहाँ पर ड से पहले अ की ध्वनि है। सड़क अड़ सड़क अड़क अड़ अ की ध्वनि है, इसलिए यहां बिंदी लगाने से ये सही होगा। पड़ाव, अड़ा 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 पड़ा पड़ा अड़ा है ना, अ की ध्वनि है, इसलिए यहां पर नीचे बिंदी लगाएंगे। और इन ध्वनियों को हम लोग उपक्षिप्त ध्वनियां कहते हैं। बूढ़ा, ढ में भी देखिए, बूढ़ा ढा अढ़ा बूढ़ा, ढ़ा अ वाली बारीक ध्वनि आ रही है, इसलिए ये सही होगा। चढ़ना, अढ़ना अड़, मतलब ड और ढ दूसरे या अन्य स्थान पर आते हैं तो नीचे बिंदी लगाना चाहिए। पहले स्थान में आता है तो उसको नीचे बिंदी नहीं लगाना चाहिए। बाढ़, अढ़ बारीक ढ, बढ़ई ढही अ की बारीक ध्वनि। अब हम देखेंगे अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण मतलब बारीक से उच्चारण करना, मतलब नाजुक का उच्चारण। महाप्राण मतलब जोर देकर उच्चारण करना। तो यहीं पर तेलुगु जिनकी मातृभाषा है वे लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, तो उदाहरण देकर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, गड्ढा, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? महाप्राण तो है मगर इतना भी महाप्राण नहीं है कि ढ से ढ लगाएं। गड्ढा मतलब बहुत ज्यादा उच्चारण हो गया, तो ऐसी भी गलती नहीं करना चाहिए। सही उच्चारण क्या है? गड्ढा। गड्ढा में पहला जो ध्वनि ड की ध्वनि है वो केवल ड के रूप में है, ढ के रूप में नहीं है। गड्ढा पहला वाला ड है ना, वो उसकी ध्वनि अल्प प्राण है। तब ये ड और ढ कभी भी हिंदी में महाप्राण की दोनों ध्वनियां नहीं आती, कभी नहीं आती, क्योंकि उच्चारण करते समय ये पता चलता है कि एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण, मतलब एक ड है और एक ढ। गड्ढा में ड ढ मिलकर है, गड्ढा नहीं है, गड्ढा गड्ढा, थोड़ा सा फर्क है। उसी तरह से पत्थर, थ थ नहीं है, पत्थर, त थ पत्थर। उच्चारण देखते ही पता चलेगा। मक्खन, ये गलत है, मक्खन, क ख, दोनों ख ख महाप्राण नहीं है, एक अल्प प्राण है एक महाप्राण है। बग्घी गलत है, ये बग्घी, ग घ, दोनों मिलकर बना है। और ध्वनि यानी कि श्रुत यानी कि सुनी हुई बात, श्रुति के आधार पर कुछ शब्दों का मतलब कुछ ध्वनियों के लिए शब्द के बीच में हम लोग स्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वर का साउंड आ रहा है, मतलब वोवल का साउंड है, कॉन्सोनेंट का नहीं। खास तौर पे य की जगह क्या है? उदाहरण देखिए, खाइए, खाइए, ये वाली ध्वनि आ रही है क्या? नहीं आ रही है। क्या होना चाहिए? खाइए, ये वाली ध्वनि। यहाँ पर य वाली ध्वनि नहीं आ रही है, यहाँ पर ए वाली ध्वनि ही आ रही है। खाइए शब्द में ए वाली ध्वनि आ रही है, न कि य। इसलिए य लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये लिखना चाहिए। मतलब इन मतलब जिन शब्दों को हम लोग कहते हैं कि अधिकार जताने वाले शब्द होते हैं
ऑर्डर वाले जो शब्द होते हैं, आइए, बैठिए, कीजिए, लीजिए, दीजिए, उठिए, छोड़िए, जाइए, ये सब जगह पर हम लोग स्वर का प्रयोग करेंगे। ए, कीजिए, लीजिए, ये सब जगह पर स्वर का प्रयोग होता है, क्योंकि यह सब आदेशवाचक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिन्हें आदेश के रूप में हम लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में जो देते हैं, उन शब्दों में ये जो है य की ध्वनि नहीं आती, बल्कि ए स्वर वाली ध्वनि आती है। इसलिए स्वर का प्रयोग करना ही सही होगा। तो यहाँ पर जाइए में य की जगह ए का स्वर प्रयोग करना ही सही होगा। उसी तरह से देखिए, लिए, किस लिए, इसलिए कहते हैं ना, तो ए का प्रयोग करना चाहिए। गए, गए यह नहीं है, वो गए, ए का प्रयोग। तो इस तरह के शब्दों में हम लोग स्वर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से नई दिल्ली लिखते हैं, तो नई दिल्ली में या नहीं है, वो यह नहीं है, ई है, नई, ई वाली, इसलिए स्वर का प्रयोग करेंगे। बाधाएं, बाधाएं, ए है वो, ये नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क है। देखिए, उस फर्क को समझिए। यहाँ पर ध्वनि स्वर का है, इसलिए स्वर लिखेंगे। लीजिए, ये भी आदेश वाला साउंड है, ये, आई, इस स्वर के ए को लिखेंगे। और उसी तरह से कीजिए, यहाँ पर भी य की ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वर की ध्वनि है, तो इसलिए इसको स्वर के रूप में ही लिखेंगे। अब ऐसे शब्द जहां केवल नासिक्य व्यंजन का ही प्रयोग होता है, वो क्या है देखेंगे। नासिक्य व्यंजन क्या चीज है? नासिक्य व्यंजन उसको कहते हैं जो कि पंचम अक्षर, मतलब क, ख, ग, घ, जो आ रहा है ना, अंग, अण, न, म, ये सब नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार के बाद में, मतलब बिंदी के बाद में, यदि य, व, र, ल और ह शब्द आए, ह ध्वनियां आए, तो नासिक्य व्यंजन का मतलब पांचवें अक्षर का ही प्रयोग करना चाहिए। और इसको समझने के लिए उदाहरण देखेंगे। यहां पर देखिए शब्द क्या है, पुम्य। पुम्य नहीं है, पुम्य क्या चीज है? हम कहना चाहते हैं पुण्य, पुण्य, ध्वनि पुण्य का है। यहाँ पर हर जगह पर पांचवें अक्षर को हटाकर हम लोग बिंदी नहीं प्रयोग कर सकते। पुण्य लिखेंगे तो ये बिंदी लगाना गलत है, ण की ध्वनि है, इसलिए ण ही आधा लिखेंगे, पुण्य। यहाँ पर देखिए, वाङ्मय, वाङ्मय नहीं होता वो, वाङ्मय, अंग, अंग, अंग का प्रयोग करना है, ये बिंदी नहीं लगना है, यहाँ पर अंग का प्रयोग करना है। कंव, कंव नहीं है वो, कण्व, कण्व, ये सही है। काम्हा, काम्हा नहीं होता वो, कान्हा। हम लोग न की ध्वनि आना चाहिए, मतलब हर जगह पर हम लोग बिंदी प्रयोग करके लिख नहीं सकते। पांचवें अक्षर को जरूर, यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जहां पर कंपलसरी, मतलब बिना किसी अवरोध के पांचवें अक्षर का प्रयोग करना ही पड़ता है। साम्य, साम्य नहीं है वो, साम्य, म और य की ध्वनि स्पष्ट है, तो स्पष्ट उच्चारण कीजिए, स्पष्ट लिखिए। अब हम कुछ नियमों को जानते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह मतलब कौन से हैं? कारक चिन्ह का मतलब होता है ने, को, से, के लिए, में, पर, इनको कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते समय लिखने की पद्धति क्या होती है? देखिए, कारक चिन्ह को संज्ञा के साथ जब लिखते हैं तो उसको अलग करके लिखना चाहिए, और सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। संज्ञा के साथ अलग करके लिखेंगे और सर्वनाम के साथ लिखते समय मिलाकर लिखेंगे। संज्ञा क्या है? नाम को बताने वाला शब्द, जैसे राम, कारक चिन्ह राम ने, राम ने, इनको लिखते समय मिलाकर नहीं लिखना है, राम अलग लिखना है, ने अलग लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम ने, राम ने ऐसा लिखेंगे तो यह गलत होगा। सही क्या है?
राम ने, राम ने, रावण को, रावण भी नाउन है, को कारक चिन्ह है, उसको भी अलग करके लिखना है। मतलब राम ने, रावण को। इस तरह से ने को जैसे कारक चिन्हों को लिखते समय नाम के साथ लिखते हैं तो अलग करके लिखिए, सर्वनाम के साथ लिखते हैं तो मिलाकर लिखिए। कलम से, कलम भी नाउन है, हालांकि वो एक वस्तु का नाम है, तो कलम से अलग करके लिखना सही होगा। और सर्वनाम के साथ, सर्वनाम मतलब क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ है ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। बार बार नाम का प्रयोग न करते हुए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, मतलब नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, राम ने लिखते समय इसको अलग करके लिखे, मगर यहाँ सर्वनाम को अलग करके नहीं लिखना है, सर्वनाम के साथ लिखते समय कारक चिन्ह मिलाकर लिखना है। उसने, इस तरह से सही होगा। हमसे गलत है, हमसे मिलकर लिखना है, मिलाकर लिखना है। तो उसके लिए, ये भी गलत है। कैसे लिखना चाहिए? उसके अलग लिए। संयुक्त क्रिया को अलग करके लिखना होता है। संयुक्त क्रिया क्या है पहले देखेंगे। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया है जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, क्योंकि हम लोग जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी दो दो क्रियाएं मिलाकर करते हैं। जैसे कि चली गई, चले जाना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, चली गई। खा चुका, खाना भी क्रिया है और चुकना भी क्रिया है। पढ़ने लगा, पढ़ना लगना दोनों क्रियाएं हैं। तो इस तरह की क्रियाएं एक साथ, दो दो क्रियाएं जहां पर आती हैं उन क्रियाओं को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां पर संयुक्त क्रिया होती है और साथ में कारक चिन्ह लगाते हैं तो ऐसे समय में कारक चिन्ह को अलग करके लिखना चाहिए। यहां देखिए, गिर गया गलत है, गिर और गया इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। सोया रह, सोया रह गलत है, सोया रह ये सही है। रह लिया होगा, रह लिया होगा तीनों को अलग करके लिखेंगे। चला गया, चला गया गलत है, चला गया दोनों को अलग करके लिखना है। उसी तरह से निपाती और अव्यय को लिखते समय अलग अलग करके लिखना चाहिए। निपाती क्या है? मतलब किसी बात को जोर देने के लिए प्रयुक्त शब्द को निपाती कहते हैं। जोर देने वाला मतलब तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, इन ऐसे शब्द। तो इनको समझने के लिए उदाहरण देखेंगे। बात तक नहीं मानी, मतलब मेरी बात नहीं मानी ये कह सकते हैं, परंतु मेरी बात नहीं मानना उसको प्रभावशाली ढंग से, मतलब जोर देकर अगर कहना चाहते हैं तो मेरी बात तक नहीं मानी, मेरी एक भी नहीं सुनी। तो इस तरह से जब हम बात तक कह रहे हैं ना, ये तक क्या चीज है? ये तक है जोर देने के लिए प्रयुक्त शब्द, और इसको कहते हैं निपाती। मतलब इसके प्रयोग से उस वाक्य में पावर आ जाता है, मतलब जबरदस्त प्रभावशाली वाक्य बन जाता है। तो ऐसे शब्दों को निपाती कहते हैं। तो इनको लिखते समय इनको अलग करके लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? बात तक नहीं की, बात तक नहीं की, दोनों को मिला नहीं, बात तक नहीं की। और यहां पर देखिए, आने भर की देर, आने भर की देर, आने भर की देर, तो ये अलग अलग करके लिखेंगे। और उसी तरह से कहना ही होगा, करना ही होगा, करना ही जोर देने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए इनको अलग अलग करके लिखना है। करना ही होगा। अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया, इनको अलग अलग करके लिखना सही होगा। तो निपाती उस शब्द को कह रहे हैं जो कि जोर देने के लिए प्रयुक्त होता है।
उसी तरह से पूर्वकालिक क्रिया को मिलाकर लिखना चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया क्या चीज है? पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है ऐसी क्रिया जो ऑलरेडी बीत चुकी है, जो घटना हो चुकी है, उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसको बताने के लिए हम लोग क्रिया के साथ कर लगाते हैं, चलकर, बैठकर, उठकर। जिस शब्द से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि काम हो गया है, उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो जहां पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसको मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे कि पढ़कर कह रहे हैं तो पढ़ कर अलग अलग नहीं, पढ़कर मिलाकर लिखना है। उसी तरह से सोकर अलग अलग नहीं, सोकर मिलाकर लिखना है। और उठकर अलग नहीं है, उठकर मिलाकर लिखना है। गिरकर, गिरकर मिलाकर लिखना है। तो इस तरह से मिलाकर लिखना सही होगा। तब देखेंगे कुछ अन्य भाषा के शब्दों के साथ कुछ नए चिन्ह हिंदी में जुड़ गए हैं। जैसे कि उर्दू अरबी के शब्दों के साथ, अंग्रेजी शब्दों के साथ निम्न बिंदी का प्रयोग, और अंग्रेजी के अ ध्वनि के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग। ये सब नए चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम लोग अन्य भाषाएं, हिंदी इतर भाषाओं को के शब्दों को हिंदी में लिखते समय करते हैं। अब देखिए, जरा, जरा का मतलब क्या हुआ? अगर हम नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ? जरा, जरा मतलब क्या हुआ? जरा का मतलब है बुढ़ापा। हालांकि मैं बुढ़ापा नहीं कहना चाह रहा हूं, अरे जरा हेल्प करो ना, जरा मदद करो ना, जरा थोड़ा कहने के लिए कह रहा हूं। मतलब थोड़ा कहने के लिए क्या कहेंगे? जरा कहेंगे, क्योंकि ये उर्दू शब्द है। जरा, जरा मदद कीजिए ना, है ना? तो जरा, ज न नीचे बिंदी लगाएंगे तो थोड़ा हो गया। अगर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ? उसका अर्थ बुढ़ापा हुआ। जरा मतलब बुढ़ापा। तो इसलिए निम्न बिंदी का प्रयोग भी आवश्यक है। यहां पर देखिए, फन, अगर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो फन का मतलब क्या हुआ? सांप का फन। मगर हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसके पास बहुत फन है, मतलब बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है। तो टैलेंट के लिए भी फन शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर नीचे बिंदी लगाकर करते हैं, तभी वो सही होगा। उसी तरह से जमाना, मैं कहना चाह रहा हूं जमाना, जमाना का मतलब क्या हुआ? अगर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो जमाना का अर्थ क्या होता है? जमाना का अर्थ है एक के ऊपर एक रखना। मगर ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, जमाना कह रहा चाह रहा हूं। जमाना मतलब आजकल की दुनिया। तो यहां पर उच्चारण में फर्क है। ज, जमाना, ज, जरा, ज है ना, ज के साउंड के लिए नीचे बिंदी लगाते हैं। तो जमाना का मतलब क्या हुआ? दुनिया। अगर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो जमाना हो गया। जमाने का मतलब एक के ऊपर एक चीजों को रखना। तो कितना फर्क हो गया? उसी तरह से अंग्रेजी की ध्वनि है ओ, जैसे ऑफिस, कॉलेज, क के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉलेज हुआ। कॉलेज नहीं होता वो, कॉलेज, तो अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ऑफिस गलत है, ऑफिस, ओ के लिए ऊपर वाला चंद्र लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे। बिंदी लगाएंगे तो अनुनासिक के हो जाएगा, फिर वो अलग अर्थ। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे क्ष और श्र में बहुत, मतलब उनको बहुत तकलीफ होती है। यहां पर देखिए, हम श्री राम लिखने के लिए कहते हैं तो बच्चे क्या लिख देते हैं? क्षीराम। श्रीमती लिखने के लिए कहते हैं तो क्षीमती। क्ष ये लिखते हैं, जबकि श्र लिखना चाहिए। तो श्र में और क्ष में अंतर नहीं कर पाते अधिकांश बच्चे, 99% बच्चे इसका अंतर नहीं कर पाते। श्र लिखने के लिए कहेंगे तो क्ष लिख देंगे। तो दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, क्ष में क और श मिला हुआ है, यह है क्ष। जबकि श्र में ये श
और र मिला हुआ है, यानी कि श का एक रूप है इस तरह से लिखना, ये श का रूप है और इस रूप के साथ हम लोग र की बिंदी लगाएंगे तो श्र बना। जबकि क्ष लिखते समय ऐसा गोल करके ऐसा लिखते हैं। इन दोनों में फर्क है या नहीं है? फिर भी बच्चे इस फर्क को नहीं समझते और अधिकांश बच्चे इसको गलत ढंग से लिख देते हैं, इसलिए इसको सही करने की आवश्यकता है। तो यहां पर देखिए, श्री श्रीमती लिखते समय इसी का प्रयोग करना चाहिए। किसका? श्र का प्रयोग करना चाहिए। श्र में श और र, इन दोनों का मेल है। यहां पर देखिए, क्षी गलत है। यहां दो गलतियां हैं, देखिए, क्षीमती, क्षीमती नहीं है वो, श्रीमती। श्रीमती में दीर्घ ई होता है, ह्रस्व नहीं, और ये क्ष है, श्र नहीं। क्ष गलत है, श्र सही है, तो श्र इस तरह से लिखेंगे। और अब हम देखेंगे, परीक्षा में आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए कहा जाएगा और इसके लिए 8 अंक दिए जाएंगे, जो कि बहुत बड़े अंक हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसीलिए वर्तनी शुद्ध करने के लिए हम लोग उच्चारण की शुद्धता के बारे में देखें, वर्णों के उच्चारण के बारे में, और कैसे लिखना सही होगा, कैसे लिखना गलत होगा, इसके बारे में बहुत विस्तार से अभी तक 3 भागों में इसको पढ़े। तब हम देखेंगे कि परीक्षा के उपयोग के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। अभ्यास देखिए, यहाँ पर ये अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास लिखा गया है, ब्या ये गलत है, क्या होना चाहिए? अभ्यास, भ है, ब नहीं। दूसरा शब्द देखिए, क्योंकि, क्योंकि नहीं है वो, क्योंकि, ओ की ध्वनि है, ऊ की ध्वनि गलत है, वो सही है। उसी तरह से यहां देखिए, आरंभ, आरंभ नहीं है, आरंभ, ब नहीं, भ होना चाहिए, आरंभ। पुरुष, पुरुष गलत है, क्या होना चाहिए? पुरुष। धन, धन नहीं है, धन होना चाहिए। और यहां देखिए, शक्ति, शक्ति नहीं है, शक्ति, छोटी की मात्रा, अब सही है। और यहां देखिए, शीश, कोशिश, कोशिश, कोशिश नहीं है, कोशिश होना चाहिए। यहां देखिए, खींचना, खींचना नहीं होता वो, खींचना, खी, नाक से ध्वनि है, नासिक के है, देखिए, खींचना, तो सही है। खूबसूरत, खूबसूरत गलत है, खूबसूरत, यहाँ पर सू, ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, वो गलत है। यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए, बड़ी ऊ की मात्रा। खूबसूरत। पेठ, पेठ नहीं है वो, पेट। भूख, भूख नहीं है, यहां पर दोनों भलाघात वाले हैं, भूख, भूख नहीं है, भूख। बहुत से बच्चे भूख भी कहते थे, भूख नहीं होता, भ, भू, ख, भूख, ये सही होगा। मालूम, हैदराबाद में इस्तेमाल करते हैं, मालूम गलत है, मालूम होना चाहिए। उर्दू गलत है, उर्दू, दीर्घ होना चाहिए। अभिष्ट, अभिष्ट नहीं है, अभीष्ट होना चाहिए, अभीष्ट, ये सही है। ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक गलत है, ठीक ठाक, ये सही होगा। रविंदर गलत है, रवींद्र, द और र मिलकर है। अब और उदाहरण देखेंगे। सम्मान, ये तेलुगु भाषा में बहुत से लोग कहते हैं सम्मान, सम्मान गलत है, सम्मान होना चाहिए, म को म की मात्रा। सूखा, सूखा गलत है, सूखा, सूखा होना चाहिए, जोर देकर। शोर, शोर गलत है,
शोर। क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं है वो, क्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट, क्लिष्ट सही है। आंधी नहीं है, आंधी नहीं है वो, आंधी, नाक से, आंधी ये सही है। कारण, कारण नहीं, कारण, हाँ। परिचित, परिचित, परिचित गलत है, परिचित होना चाहिए, परिचय, परिचित। दूध, दूध नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे बलाघात वाले ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं करते। दूध गलत है, दूध होना चाहिए। स्टेशन, स्टेशन बहुत से लोग करते हैं, स्टेशन ई का प्रयोग गलत है, स्टेशन होना चाहिए। समझना गलत है, समझना, झ, समझना, झ सही उच्चारण करना है। धोखा गलत है, क्या है वो, दोनों बलाघात वाले ध्वनियां हैं। धोखा, धोखा ये सही है। नारी, नारी नहीं, नारी दीर्घ होना चाहिए। पानी, पानी नहीं, पानी, पानी है, पानी नहीं है। बैंक, बैंक, बैंक गलत है, बैंक। मराठी में ध्वनि कुछ अलग करते हैं। भूमि गलत है, भूमि छोटी की मात्रा। रात्रि गलत है, रात्रि छोटी की मात्रा। उपग्रह, उपग्रह गलत है, उपग्रह होना चाहिए, ग्रह। धूम्रपान, धूम्रपान होना चाहिए। निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय छोटी की मात्रा। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय नहीं, प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय। उज्जवल, ये आपको बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं में, नौकरी के लिए जब परीक्षा लिखते हैं तो उसमें पूछा जाएगा ये शब्द। उज्जवल ये गलत है, उज्जवल, ज दोनों आधे और व के साथ मिला हुआ, उच्चारण क्या होना चाहिए, उज्जवल, उज्जवल ये सही है। ये उज्जवल शब्द बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर ये शब्द पूछा जाता है। साधारण गलत है, साधारण, साधारण सही है, दारण गलत है। तैयार, तैयार नहीं होता हो, तैयार। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद सही है। अब अभ्यास के कुछ शब्दों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर अभ्यास में से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां देखिए, भारत, भारत, भारत को का उच्चारण करना बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा है। कारण पता नहीं क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं भारत कहते हैं, कुछ लोग भारत, दोनों ही गलत है। क्या होना चाहिए, भारत। विद्यार्थी, यहां पर भी देखिए विद्यार्थी गलत है। क्या होना चाहिए, विद्यार्थी। और ये क्या है, ये शब्द कुछ, ये वर्ण कुछ नया दिख रहा है ना, तो ये वर्ण नया नहीं है। ये वर्ण क्या है, देखिए ये वर्ण है द्य। द्य कैसे बना, यहां पर ये द है और ये य है, और ये आधा द और य मिलकर द्य बना, न कि ध्य। ध्य यहां पर ध है, ध और ये गलत है ना। द्य यहां पर क्या करना है, ये कैसे बना, देखिए द यहां तक, फिर यहां से य, इस तरह से बना है ये ध्वनि, ये वर्ण। तो इसका सही उच्चारण क्या है, विद्यार्थी। द्य है, ध्य नहीं है, तो इसलिए
इसको ध्यान में रखिए कि द्य है, ये अक्सर गलत करते हैं लिखते समय और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विद्यार्थी अनेक बार परीक्षा में आ चुका है। उसी तरह से रविवार, रविवार नहीं होता, रविवार, छोटी की मात्रा। अध्यापक, अध्यापक नहीं है वो, अध्यापक, अध्यापक ये सही है। अधिकार, अधिकार गलत है, अधिकार ध होना